सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। पिछली क्लास में आप पढ़ रहे थे फलनों के प्रकार। फलनों के प्रकार में आपने पढ़ा एक एकी फलन और आच्छादक फलन। जो फलन एक एकी नहीं है वो बहु एक एकी, और जो आच्छादक नहीं है वो अंतरछेपी। एक एकी फलन आपने पढ़ा था, फलन एफ ए से बी में एक एकी फलन कहलाता है यदि कैपिटल ए के अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग हो, और अगर ऐसा ना हो तो एक एकी फलन बहु एक एकी फलन हो जाता है। और आच्छादक फलन आपने देखा, फलन एफ ए से बी में आच्छादक फलन कहलाता है यदि बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब ए में हो, और अगर ऐसा ना हो, कम से कम एक अवयव बी में ऐसा हो कि उसका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में ना हो, तो वो अंतरछेपी हो जाता है, फिर आच्छादक नहीं होता। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आप कि यदि सहप्रांत और परसर बराबर हों तब वो आच्छादक कहलाता है, और ऐसा ना हो अर्थात सहप्रांत और परसर बराबर ना हो तब ये अंतरछेपी फलन कहलाता है। अब हम अलग अलग फलनों के बारे में चेक करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है आपको, हाँ क्वेश्चन लिखा है, बताइए निम्न फलनों में से कौन से एक एकी हैं अथवा नहीं है और आच्छादक हैं अथवा नहीं है। पहला फलन लिखा है फलन एफ आर से आर में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो आपको क्या चेक करना है? आपको चेक करना है एक एकी है या नहीं है। एक एकी होना या ना होना किस पर डिपेंड करता है? अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग होने चाहिए, अगर ऐसा है तो एक एकी। अब यहाँ क्या है, रियल नंबर प्रांत दे रखा है, सेट ऑफ रियल नंबर आर, और फंक्शन दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो आप ये देखना है आपको कि अलग अलग वास्तविक संख्याओं के वर्ग अलग अलग होते हैं या समान भी हो सकते हैं। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि -2 और 2 बराबर नहीं है, लेकिन -2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर बराबर है। देयरफॉर f ऑफ -2 बराबर f2 हो गया। 2 और -2 दोनों ही वास्तविक संख्याएं हैं, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का वर्ग तो समान है। वर्ग समान है इसका मतलब कि अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग नहीं हैं, इसलिए दिया फलन एक एकी नहीं है। क्या चेक करना था आपको? आपको चेक करना था कि ये फलन एक एकी है या नहीं है। एक एकी के लिए आप क्या देखना होता है कि प्रांत के अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग हों। यहाँ प्रांत कौन सा है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में धनात्मक भी हैं, ऋणात्मक भी हैं। तो आप देखते हैं 2 और -2 दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, लेकिन दोनों का वर्ग समान है, यानी कि दोनों अलग अलग होते हुए भी इनके प्रतिबिंब अलग अलग नहीं हैं। असमान अवयवों के प्रतिबिंब असमान नहीं है, इसलिए एक एकी नहीं है। फिर आच्छादक की बात करते हैं। आच्छादक क्या देखते हैं? आच्छादक कह रहे थे फलन एफ ए से बी में आच्छादक फलन कहलाता है यदि सहप्रांत और परसर बराबर हों, और ऐसा नहीं हो तो वो आच्छादक नहीं होगा। अब यहाँ सहप्रांत तो क्या दे रखा है? सहप्रांत आर दे रखा है, और परसर चूँकि एक्स स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर एफ एक्स 0 या 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब सहप्रांत तो आपका आर है, परसर कितना हो गया? इसका मतलब परसर आपका 0 से लेके इनफाइनाइट की ओर जो संख्याओं का समुच्चय वो चला गया। यानी कि सहप्रांत में ऋणात्मक संख्याओं पर किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं जाएगा। इसका मतलब सारी ऋणात्मक संख्याएं खाली होंगी। तो फाइनली ये हो गया कि सहप्रांत और परसर बराबर नहीं है। इस प्रकार सहप्रांत यानी कोडोमेन नॉट इक्वल टू परसर। अतः दिया फलन आच्छादक नहीं है। दिया फलन आच्छादक नहीं है। फलन दे रखा था आपको एफ आर से आर में फलन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है।
आपने देखा अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब अलग अलग नहीं है, इसलिए एक ही नहीं है। सह प्रांत में ऋणात्मक अवयवों पर किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं जा रहा है, इसका मतलब सह प्रांत में बहुत से अवयव खाली हैं, बहुत से अवयव खाली हैं। दूसरे शब्दों में कहें सह प्रांत और परिसर बराबर नहीं है, इसका मतलब यह आच्छादक भी नहीं है। तो पहला फलन, पहला अपने एग्जाम्पल 21 फंक्शन एफ आर से आर में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ना तो ये एक ही है और ना आच्छादक है। अब फिर वही एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर वाला क्वेश्चन लिखा, लेकिन अब थोड़ा चेंज कर दिया है, प्रांत और सह प्रांत बदल दिए। अब फलन दे रखा है फलन एफ आर जीरो से आर प्लस, जहाँ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, आर जीरो अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अशून्य वास्तविक संख्याओं में ऋणात्मक भी होते हैं, धनात्मक भी होते हैं। पहले एक ही चेक करते हैं, वही सेम आर्गूमेंट, सिंस -2 नॉट इक्वल टू 2, लेकिन -2 का वर्ग बराबर 2 का वर्ग, तो देयरफॉर -2 नॉट इक्वल टू 2, लेकिन f2 बराबर f ऑफ -2। 2 और -2 बराबर नहीं है, लेकिन उनके प्रतिबिंब बराबर हैं, प्रतिबिंब बराबर हैं, इसलिए f एक की नहीं है। वही सेम आर्गूमेंट हो गया। f क्या है, एक की नहीं है। एक की के लिए क्या देखना होता है, अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग हों तब वो एक की होगा। असमान अवयवों के प्रतिबिंब समान हो जाएं तो एक की नहीं होगा, तो ये एक की नहीं है, बहु एक की हो गया। अब आच्छादक की बात करते हैं। सिंस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर जीरो। आर जीरो मतलब नॉन जीरो रियल नंबर, जीरो तो है ही नहीं इसमें। अगर जीरो होता तो जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाता, तो अब बराबर का चिन्ह भी लगाते। यहाँ आपने बराबर का चिन्ह नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि एक्स आपका कैसा है, एक्स आपका नॉन जीरो रियल नंबर्स का जो है उसमें से लिया गया है, एक्स जीरो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर परसर बराबर हो गया आर प्लस। इस प्रकार सह प्रांत बराबर परसर, कोडोमेन बराबर रेंज, कोडोमेन और रेंज इक्वल हो गए। कोडोमेन और रेंज इक्वल हो गए, कोडोमेन और रेंज इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, ये आच्छादक हो गया, ऑन टू हो गया। सह प्रांत में एक भी अवयव ऐसा नहीं है, खाली अवयव नहीं है जिसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में ना हो। आच्छादक के लिए क्या देखना होता है, यदि f a से b में फलन हो तो b के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में होना चाहिए। हर धनात्मक वास्तविक संख्या किसी न किसी वास्तविक संख्या का वर्ग है, इसलिए इसमें कोई भी अवयव खाली नहीं हुआ, अतः यह आच्छादक है। अतः दिया फलन आच्छादक है। तो आपने देखा पहला फलन दे रखा था, पहले जो इससे पहले 21 एग्जाम्पल था वो था आर से आर में, वो ना एक की था ना आच्छादक है। ये 22nd क्वेश्चन, इसमें क्या है, फंक्शन आर जीरो से आर प्लस में। आर जीरो में पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। पॉजिटिव और नेगेटिव जो संख्याएं हैं समान, मतलब चिन्ह में परिवर्तन हो तो वर्ग तो समान होता है, -x और x का वर्ग समान होगा। यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं जिनके परिमाण बराबर हैं उनका वर्ग समान होगा, इसलिए ये एक ही नहीं था। यानी अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब समान आ रहे हैं, इसलिए एक ही नहीं है। आच्छादक के लिए क्या देखना होता है, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में होना चाहिए। दूसरे शब्दों में सह प्रांत और परसर बराबर होना चाहिए। सह प्रांत दे रखा है आर प्लस, परसर क्या है, परसर भी आर प्लस। आर प्लस क्यों, क्योंकि इसमें जीरो तो है ही नहीं आर जीरो में, तो जीरो का तो वर्ग करेंगे नहीं। जीरो के अलावा किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे वो धनात्मक आएगा, और सारी धनात्मक संख्याओं का जो समुच्चय वही आपका सह प्रांत दे रखा है, और परसर भी यही आ गया। सह प्रांत और परसर बराबर हैं तो ये आच्छादक हो गया। अब अगले क्वेश्चन पर, अब दे रखा है फंक्शन एफ आर माइनस से आर में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब प्रांत क्या है, आर माइनस ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय। तो कोई भी दो ऐसी संख्याएं बताइए
जो ऋणात्मक हो और दोनों का वर्ग अलग अलग हो। माना x1 x2 बिलोंग्स टू r माइनस और x1 नॉट इक्वल टू x2। x1 x2 दो ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं हैं और दो ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं कैसी हैं? अलग अलग हैं। तो अलग अलग संख्याओं का वर्ग तो अलग अलग ही होगा। कोई भी संख्या ले लें, -2 और -3 ले लें, दोनों का वर्ग अलग अलग आएगा। -1/2 -1/3 ले लें, उनका वर्ग भी अलग अलग आएगा। तो इनका वर्ग भी अलग अलग आएगा। x1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू x2 स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज fx1 नॉट इक्वल टू fx2। यानी कि x1 x2 अलग अलग हैं तो उनके प्रतिबिंब भी अलग अलग हो गए। देयरफॉर f एक ही है। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, जो आर्गुमेंट आप दे रहे हैं वही लिख दिया है। यानी कि दो अलग अलग ऋणात्मक संख्याओं के वर्ग भी अलग अलग होंगे। इसका मतलब उनके अलग अलग ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के प्रतिबिंब भी अलग अलग होंगे और अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब अलग अलग है। यही तो एककी की परिभाषा है। तो इसका मतलब फलन f एककी हो गया। अब फिर आच्छादक पर आते हैं। अब कोई भी ऋणात्मक संख्याएं ले लें, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस। कोई भी ऋणात्मक संख्या ले लें उसका वर्ग तो धनात्मक आएगा, धनात्मक आएगा। इसका मतलब क्या हो गया? fx हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू प्रांत, प्रांत यानी r माइनस। तो देयरफॉर परसर, इसका परसर कितना हो गया? परसर r प्लस हो गया। इस प्रकार अब सह प्रांत तो क्या दे रखा है? सह प्रांत दे रखा है r, यानी कि सह प्रांत और परसर बराबर नहीं है। कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज। तो देयरफॉर f आच्छादक नहीं है। क्या देख रहे हैं अपन? इन फलनों में ये चेक कर रहे हैं ये एककी और आच्छादक हैं या नहीं है। फंक्शन एक ही ले रखा है आपने fx बराबर एक्स स्क्वायर, लेकिन उसके प्रांत और सह प्रांत आप चेंज करते जा रहे हैं। अब यहाँ प्रांत क्या था आपके पास? प्रांत r माइनस है, ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और सह प्रांत क्या था? r। आपने देखा अलग अलग ऋणात्मक संख्याओं के वर्ग अलग अलग होते हैं, यानी प्रांत के अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग हैं। इसका मतलब ये कैसा हो गया? एककी हो गया। और सह प्रांत देखा r था। अब परसर तो हमेशा r प्लस ही रहेगा, क्योंकि किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग करेंगे धनात्मक संख्या आएगी। तो r प्लस तो परसर हो गया, और सह प्रांत r दे रखा है, बराबर नहीं है, इसलिए ये आच्छादक नहीं है। तो कैसा हुआ? एककी है लेकिन आच्छादक नहीं है। अब अगले क्वेश्चन, अब दे रखा है f इज ए फंक्शन फ्रॉम r प्लस टू r प्लस, जहाँ fx बराबर एक्स स्क्वायर है। r प्लस से r प्लस fx बराबर एक्स स्क्वायर है। अब फिर देखना है एककी, तो फिर वही एककी के लिए क्या लेते? 1 चेक करते हैं ये है या नहीं है। माना x1 x2 बिलोंग्स टू r प्लस और x1 नॉट इक्वल टू x2। अब आप ये बताएं कि x1 x2 अगर दो धनात्मक संख्या अलग अलग हैं तो उनके वर्ग कैसे होंगे? अलग अलग धनात्मक संख्याओं के वर्ग तो अलग अलग होंगे। कोई भी दो धनात्मक संख्या ऐसी नहीं है जो अलग अलग हों और वर्ग समान हो जाए। 2 और -2 एक तो धनात्मक ऋणात्मक हो गए, 1 और -1 धनात्मक ऋणात्मक हो गए। धनात्मक ऋणात्मक के वर्ग तो समान हो सकते हैं, लेकिन कोई भी दो ऐसी धनात्मक संख्या नहीं है जिनके वर्ग समान हो, अर्थात अलग अलग धनात्मक वास्तविक संख्याओं के वर्ग भी अलग अलग होंगे। इसका मतलब इनके प्रतिबिंब भी अलग अलग हो गए। देयरफॉर f एककी है। अलग अलग धनात्मक संख्याओं के वर्ग भी अलग अलग हैं, इसलिए उनके प्रतिबिंब अलग अलग हो गए। प्रतिबिंब अलग अलग हो गए तो यही एककी की परिभाषा है, तो ये फलन एककी हो गया। अब आच्छादक की बात करते हैं, ऑन टू की बात करते हैं।
ऑप्शंस एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस। कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या हो उसका वर्ग भी धनात्मक आएगा, वर्ग धनात्मक आएगा तो इसका मतलब परसर क्या हो गया, इसका सारी धनात्मक संख्याओं का समुच्चय हो गया, इसलिए परसर, परसर यानी रेंज, ये भी आर प्लस हो गई, सहप्रांत भी आर प्लस, परसर भी आर प्लस, इसका मतलब दोनों बराबर हो गए, और दोनों बराबर होने पे तो क्या हो जाता है, फिर ये आच्छादक हो जाता है। इस प्रकार सहप्रांत बराबर परसर। अतः दिया फलन एकैकी और आच्छादक है। Therefore given function is 1 1 as well as onto, that is you can say it is a bijection। दिया फलन एकैकी आच्छादक है, it is 1 1 onto। अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग आए इसलिए एकैकी हो गया। सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में है इसलिए ये आच्छादक हो गया। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन लगता हो तो आप जो अपना नंबर है उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप क्वेश्चन लिख के। फ़ोन नंबर आपको सबको पता है, सभी सीट्स पर लिखा हुआ है, फिर भी मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ। एक नंबर और है, पहले नंबर पर ही प्रीफर करें आप। हाँ, आजकल काफ़ी टाइम मेरा ऐसे क्लास वगैरह में ही लग रहा है तो व्हाट्सअप कई बार एक आध बार ही देख पाता हूँ 24 घंटे में, लेकिन आपकी प्रॉब्लम होगी तो निश्चित रूप से देख लूँगा और फिर मैं उसको, आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो वो अपन उसमें ले लेंगे। कुछ लोगों ने क्वेश्चन डाले हैं वो मुझे पता है, जैसे प्रांत का डाल दिया है, ग्राफ का डाल दिया है, तो अभी मैं इसके साथ साथ अभी लूँगा। जो भी आप मैसेज कर देंगे सारी प्रॉब्लम मैं इसमें लूँगा आपको, है। हाँ, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं फिर। एग्जाम्पल फंक्शन एफ एन से एन में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर फंक्शन वही चल रहा है लेकिन डोमेन चेंज हो गया। अब दे रखा है डोमेन आपको एन, एन क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो आप बताइए कोई भी दो प्राकृतिक संख्या ऐसी हैं जो अलग अलग हो लेकिन वर्ग समान हो। कोई भी दो प्राकृतिक संख्या ऐसी नहीं है जिनका जो असमान हो लेकिन वर्ग समान हो। माना x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल एन, x1 x2 कैपिटल एन प्राकृतिक संख्याएं हैं लेकिन बराबर नहीं हैं। x1 नॉट इक्वल टू x2। अगर प्राकृतिक संख्याएं अलग अलग हैं, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं, सारी काउंटिंग नंबर, गिनतियां अलग अलग हैं तो उनके वर्ग भी अलग अलग होंगे, यानी इनकी इमेजेज भी अलग अलग हो गई। क्या देखते हैं, अलग अलग संख्याओं का वर्ग अलग अलग है तो अलग अलग संख्याओं का प्रतिबिंब अलग अलग हो गया। तो यही तो आप चेक करते हैं, अलग अलग संख्याओं का प्रतिबिंब अलग अलग है, इसका मतलब फलन कैसा हो गया, एक एक ही है। अब आच्छादक, आच्छादक लिए क्या कह रहे थे, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में होना चाहिए। अब इससे पीछे देखा था तो सहप्रांत धनात्मक संख्याओं का समुच्चय था। हर धनात्मक वास्तविक संख्या किसी न किसी दूसरी वास्तविक संख्या का वर्ग है। आपको ये कन्फ्यूजन हो सकता है, आप ये पूछ सकते हैं कि इसमें जो सहप्रांत है इसमें आपका √2 आएगा तो √2 किसका वर्ग होगा। अरे √2 2 टू दी पावर 1/4 का वर्ग होगा तो इसका प्रतिबिंब इस पर जाएगा। हर धनात्मक वास्तविक संख्या किसी न किसी दूसरी धनात्मक वास्तविक संख्या का वर्ग होती है, ऋणात्मक का भी होती है, लेकिन अपने प्रांत वो r+ दे रखा था। अब यहाँ भी जो सहप्रांत है वो कैपिटल एन है, कैपिटल एन में सारी धनात्मक संख्याएं आती हैं। तो कई बार ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि धनात्मक संख्या किसी न किसी का वर्ग होगा, लेकिन प्रांत को भी तो देखना पड़ेगा। सहप्रांत एन है, प्रांत भी एन है, और जब n 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। तो 1 और 4 के बीच में क्या क्या बच गई, 2 और 3 बच गई। 2 किसी का वर्ग नहीं है, √2 का वर्ग तो है लेकिन √2 अपने प्रांत में नहीं है,
इसका मतलब क्या है, जब अपन उसमें देखेंगे, यहाँ देखेंगे, जब n से n में अगर आप ये बनाना चाहें, n ये इनफाइनाइट सेट है तो डायग्राम नहीं बन सकते हैं, फिर भी अपन कुछ क्वेश्चंस का बनाना चाहें, वन का प्रतिबिंब 1 आ गया, 2 का प्रतिबिंब 4 आ गया, 3 का प्रतिबिंब 9 आ गया, लेकिन 1 और 4 के बीच में 2 और 3 बच गए, ये तो किसी का वर्ग है ही नहीं, तो इन पे किसी का प्रतिबिंब नहीं जाएगा। 5, 6, 7, 8 पे किसी का प्रतिबिंब नहीं जाएगा। फिर 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 इन पे किसी का प्रतिबिंब नहीं जाएगा। यानी कि हर अवयव का प्रतिबिंब है और अद्वितीय है। अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग हैं, इसलिए एक ही है। लेकिन यहाँ परसर क्या हो गया, यहाँ परसर बन गया आपका पूर्ण वर्गों का समुच्चय। जो परफेक्ट स्क्वायर हैं उनका समुच्चय हो गया x सच दैट x बराबर n स्क्वायर, और n किसका एलिमेंट है, कैपिटल N का। तो यानी कि दूसरी तरह से लिख दें तो आप इसमें लिख सकते हैं 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन। तो और सह प्रांत के बराबर नहीं है, इसलिए परसर रेंज नॉट इक्वल टू सह प्रांत कोडोमेन, इसलिए दिया फलन आच्छादक नहीं है। आपको एक एक ही आच्छादक दोनों चेक करने थे। अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग आ रहे थे, इसलिए एक एक ही है। सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं है, इसलिए ये आच्छादक नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब दे रखा है आपको एग्जाम्पल, फंक्शन f फ्रॉम z टू z, f(x) बराबर एक्स स्क्वायर। अब n की बजाय z दे दिया। z सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स कौन से होते हैं, z में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, z में संख्याएं आती हैं आपकी सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर, और जीरो भी, 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड सो ऑन। अब यहाँ देख सकते हैं सिंस -2 नॉट इक्वल टू 2, लेकिन -2 स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर, देयरफॉर f ऑफ -2 बराबर f2। तो इसलिए दिया फलन f एक एकी नहीं है। एक एकी क्यों नहीं है, क्योंकि अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग नहीं हैं। अगर ऐसा होता, अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग होते तो एक ही हो जाता। प्राकृतिक संख्याओं में था, प्राकृतिक संख्याओं में क्या थे, सिर्फ धनात्मक संख्याएं थी। यहाँ धनात्मक भी हैं, ऋणात्मक भी हैं। -2 और 2 अलग अलग संख्याएं हैं, लेकिन इनका वर्ग समान है। इसी तरह ले सकते हैं आप -5 और 5 अलग अलग पूर्णांक हैं, लेकिन उनके वर्ग समान है, इसलिए वो एक ही नहीं है। ये आच्छादक के लिए, फिर आच्छादक देखें। आच्छादक, तो आच्छादक में क्या होता है, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में होना चाहिए। तो जो पहले क्वेश्चन में था वही आर्गूमेंट है। और दूसरा भी कह सकते हैं, जो सह प्रांत में जेड है, इसमें तो ऋणात्मक संख्याएं भी हैं, ऋणात्मक पूर्णांक भी हैं। ऋणात्मक पूर्णांक किसी भी दूसरे पूर्णांक के वर्ग नहीं होते, और साथ साथ सारे पूर्णांक पूर्णांकों के वर्ग नहीं होते। एक वर्ग है, 2, 3 नहीं है, 4 वर्ग है, मतलब जो वर्ग वाली संख्याएं वो अलग है। 6, 7, 8 नहीं है, फिर 9 वर्ग आ गया, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं है, फिर 4 का वर्ग 16 आ गया, -4 का भी 16 आ गया। यानी कि सह प्रांत और परसर बराबर नहीं है। स्पष्टतया यहाँ सह प्रांत नॉट इक्वल टू परसर। परसर में क्या क्या आएगा आपके पास, परसर में आएगा 0, 1, 4, 9, 16, यानी कि जो पूर्ण वर्ग में वो आ रहे हैं। और सह प्रांत अलग है, सह प्रांत क्या है, जेड है, इसलिए दिया फलन f आच्छादक नहीं है। फलन f आच्छादक नहीं है।
तो एक एक ही आच्छादक की। अब एक्स स्क्वायर के बारे में तो आप जानते हैं, सारा एक्स स्क्वायर चेक कर लिया, लेकिन एक्स स्क्वायर के अलावा कोई और फंक्शन हो गया तो उसके बारे में एक एक ही आच्छादक आप तभी डिस्कस कर सकते हैं जब उनके बारे में आपको पता हो। अब आगे ले आए हैं त्रिकोणमितीय फलन। अगर इनके एक एक ही आच्छादक आपको चेक करना हो तो जिन लोगों ने इनके वेरिएशंस पढ़ रखे हैं, जिन लोगों ने इनके बढ़ने घटने की प्रवृत्ति पढ़ रखी है, वो तो आसानी से बता देंगे कि इस प्रांत में एक एक ही है या नहीं है। अब एक ही फलन आपने देखा y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर अगर प्रांत और सह प्रांत के बदलने के साथ कई बार ऐसा था एक एक ही है आच्छादक नहीं है, कई बार एक एक ही भी है आच्छादक भी है, कई बार ना एक एक ही है ना आच्छादक है। तो प्रांत और सह प्रांत और इस फंक्शन की नेचर सबकी जानकारी अच्छी तरह से होगी तभी आप बता सकते हैं। अब सब y बराबर साइन एक्स और y बराबर कॉस एक्स अपने पढ़े हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने पढ़े हैं उसके बावजूद वो भूल गए, या कुछ लोगों ने नहीं पढ़े हैं, सिर्फ फार्मूले याद कर रखें। तो इनमें जब 1 1 on 2 वाले क्वेश्चन आएंगे, एक एक ही आच्छादक वाले क्वेश्चन आएंगे, तो या तो आपको रटना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन ऐसे है, लेकिन रटने से जो आपने क्वेश्चन पढ़ा उसका थोड़ा सा भी चेंज होके आ गया आपको एक सा लगेगा। आपने साइन वाला याद कर लिया, कोसाइन वाला आ गया तो गलत हो जाएगा। तो एक बार थोड़े से टाइम में इनके वेरिएशंस देख लेते हैं दोनों के, फिर इन पे एक एक ही आच्छादक वाले क्वेश्चंस करेंगे आप। यहाँ लिखा है टॉपिक त्रिकोणमितीय फलन y बराबर साइन एक्स और y बराबर कॉस एक्स में बढ़ने घटने की प्रवृत्ति, वेरिएशंस इन वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू कॉस एक्स। तो इसके लिए अपन एक ऐसा करते हैं, एक सर्किल लेते हैं, यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल, और यूनिट सर्किल का सेंटर कहाँ है, वो ओरिजिन पर है। यूनिट सर्किल इकाई वृत्त लिया और इकाई वृत्त का सेंटर ओरिजिन पर है, मूल बिंदु पर है। इकाई वृत्त यानी जिसकी त्रिज्या 1 हो। यूनिट सर्किल हुज रेडियस इज 1 एंड सेंटर इज एट ओरिजिन। अब इस पर कोई पॉइंट ले लेते हैं आप P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y हैं। तो यहाँ से परपेंड ड्रॉ कर दिया आपने, PM OM डिस्टेंस तो x हो जाएगी और PM डिस्टेंस y हो जाएगी। अब OP की बात करते हैं। OP डिस्टेंस कितनी है, रेडियस है। आप बता सकते हैं √x² प्लस y स्क्वायर होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस x, ये y, रेडियस, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। लेकिन अभी तो आपने कहा था यूनिट सर्किल है, यूनिट सर्किल है तो उसकी रेडियस कितनी है, 1 है। तो ये OP 1 के बराबर हो गई। अपन ने आप जान के ऐसा सर्किल लिया है एक रेडियस वाला, जिससे आसानी रहे। अब इस त्रिभुज में देखते हैं आप OMP में अब ये जो एंगल है POM, इसको आपने मान लिया एंगल थीटा है। तो ये साइन थीटा, साइन ऑफ एंगल होता है लंबवतीकरण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो बाई अपॉन 1 बाई के बराबर आ गया। और कॉस थीटा हो गया आपका आधार बटेकरण x अपॉन 1, ये x आ गया। तो साइन थीटा बराबर बाई और कॉस थीटा बराबर x। अपन क्या चेक करना चाह रहे हैं, साइन x और कॉस ऑफ x, यानी कि साइन ऑफ एंगल कॉस ऑफ एंगल में बढ़ने घटने की प्रवृत्ति, इनके मान कैसे बढ़ते हैं कैसे घटते हैं, कितना ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है, वो पता करना चाहते हैं। तो चूंकि साइन थीटा बाई के बराबर है, तो जो वेरिएशंस बाई के होंगे, जो परिवर्तन बाई के मानों में होगा वही साइन के मानों में होगा। और x कॉस ऑफ एंगल x के बराबर है, तो जिस तरह x में परिवर्तन होंगे वही कॉस के मानों में परिवर्तन होंगे। अब साथ साथ अपन एक ये भी देख लेते हैं, पहले क्वाड्रेंट में अपन लिखते हैं x, y दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसमें लिखेंगे तो x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। तो जो फिर क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ये भी देख लिया आपने, साइन ऑफ एंगल बाई के बराबर है, तो जब जब बाई पॉजिटिव होगा साइन ऑफ एंगल पॉजिटिव होगा। बाई कहाँ पॉजिटिव होता है, एक्स अक्ष के ऊपर, एक्स अक्ष के ऊपर यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बाई पॉजिटिव है। और बाई नेगेटिव कहाँ होगा, एक्स एक्सिस के नीचे, यानी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बाई नेगेटिव है। तो इससे आपको ये भी पता पड़ा कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ऑफ एंगल पॉजिटिव होगा, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन ऑफ एंगल नेगेटिव होगा। कॉस ऑफ एंगल एक्स के बराबर है,
तो जब जब एक्स पॉजिटिव होगा कॉस ऑफ एंगल पॉजिटिव होगा, जब जब एक्स नेगेटिव होगा कॉस ऑफ एंगल नेगेटिव होगा। एक्स कहाँ पॉजिटिव है? फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, और नेगेटिव कहाँ है? सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब कॉस ऑफ एंगल फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव होगा और सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव की बात भी हो गई साथ साथ। अब इनके वेरिएशंस की बात करते हैं। यहाँ अपन कुछ पॉइंट्स के नेम लिख लेते हैं। ये जैसे एक्स एक्सिस को मिल रहा है ए पॉइंट है, वाई एक्सिस को मिल रहा है ये बी पॉइंट है, फिर एक्स एक्सिस को दोबारा आ गया है ये सी, और वाई एक्सिस को दोबारा मिल रहा है ये डी पॉइंट पर। अब आप बताएं ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे ओ ए कॉमा जीरो। एक्स अक्ष पे वाई कोऑर्डिनेट तो हमेशा जीरो होता है, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट ओ ए कॉमा जीरो हो गए। और ओ ए डिस्टेंस कितनी है? ओ ए रेडियस के बराबर है, रेडियस आपने एज्यूम किया था 1 है, तो ये 1 कॉमा जीरो हो गया। इसी तरह बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 कॉमा 1, सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए -1 कॉमा 0, और डी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 कॉमा -1। ये चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो गए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपने ये देख लिया है, दोबारा रिपीट कर दूं, आपने यूनिट सर्किल लिया है, इकाई वृत्त लिया है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस चित्र में दिखाए अनुसार है, और इस पर एक पॉइंट लिया पी, पी के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई हैं, और पी पॉइंट की रेडियस एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा एंगल बना रही है। जब ये बना रही है तो साइन ऑफ एंगल बाई के बराबर हो गया, साइन थीटा बाई, और कॉस ऑफ एंगल यानी कि कॉस थीटा एक्स के बराबर हो गया। और चूंकि साइन ऑफ एंगल बाई के बराबर है तो जो परिवर्तन बाई के मानों में होगा वही साइन के मानों में होगा, और जो परिवर्तन एक्स के मानों में होगा वही कॉस के मानों में होगा। अब वेरिएशंस के लिए थोड़ा आगे, और साथ साथ आपने बता दिया था साइन ऑफ एंगल बाई के बराबर है, कॉस ऑफ एंगल एक्स के बराबर है। अब अपन देखते हैं यहाँ पहली क्वाड्रेंट में देखते हैं, जब ये ओ ए लाइन घूमते हुए ओ बी पर आती है, अपन देख रहे हैं साइन ऑफ एंगल के मानों में कैसे बढ़ना घटना होता है, उनके बढ़ने घटने की प्रवृत्ति क्या है, वेरिएशंस क्या है। जैसे आपके पास ये ओ ए लाइन है और ओ ए जब ये रोटेट होकर यहाँ बी पर आई तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो क्या थे 1 कॉमा 0 हैं, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0 कॉमा 1। यानी कि जब लाइन घूमते हुए जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, यहाँ से 0 से ऊपर बढ़ा तो ये बाई बढ़ गया, यहाँ पे बाई कोऑर्डिनेट कितना है 0 है, और जैसे लाइन रोटेट हो रही है तो बाई का मान बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ा बाई का मान इतना हो गया, फिर और घूमी लाइन तो बाई का मान और बढ़ गया, और घूम रही है तो बाई का मान और बढ़ गया, और घूमती हुई यहाँ पहुँच गई तो बाई का मान 1 हो गया। यानी कि जब एंगल की वैल्यू 0 से लेके 90 डिग्री तक बढ़ रही है, या आप कह सकते हैं 0 रेडियन से π/2 तक जा रही है, तो बाई का मान 0 से बढ़ते बढ़ते 1 हो रहा है। यानी पहली क्वाड्रेंट में साइन ऑफ एंगल 0 से लेके 1 तक बढ़ता है। फिर दोबारा से अब लाइन ये दोबारा रोटेट हो गई, रोटेट होके अब यहाँ आ गई सी पॉइंट पर, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए -1 कॉमा 0। तो बाई का मान 1 से घटते घटते 0 हो गया। जैसे ही आप लाइन आगे बढ़े तो बाई का मान आपका कम होता जा रहा है, बाई का मान कम हो रहा है, 1 से घटते घटते कितना हो गया 0 हो गया। यानी पहली क्वाड्रेंट में जब एंगल 0 से लेके π/2 तक बढ़ रहा था, 0 से π/2 तक बढ़ रहा था तो साइन का मान 0 से लेके 1 तक बढ़ रहा था। फिर दूसरी क्वाड्रेंट में जब एंगल π/2 से पाई तक आया तो बाई की वैल्यू 1 से 0 घटी, यानी कि साइन की वैल्यू भी 0 से 1 तक घट गई। बिल्कुल इसी आर्गूमेंट से तीसरे क्वाड्रेंट में बाई का मान 0 से लेके -1 तक घट रहा है, तो साइन ऑफ एंगल की वैल्यू 0 से -1 घट जाएगी। चौथे क्वाड्रेंट में ये -1 से 0 बढ़ रहा है। तो यानी कि जो वेरिएशंस हैं साइन ऑफ एंगल के वो आप लिख सकते हैं। पहले क्वाड्रेंट में साइन ऑफ एंगल 0 से लेके 1 तक बढ़ रहा है, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन ऑफ एंगल 1 से लेके 0 घट रहा है, तीसरे क्वाड्रेंट में 0 से लेके -1 तक घट रहा है, चौथे क्वाड्रेंट में -1 से 0 बढ़ रहा है। ये डिटेल में अपन ट्रिगोनोमेट्री में लेते हैं, यहाँ मैंने रिवाइज किया है आपको। अब कॉस ऑफ एंगल की बात करते हैं। कॉस ऑफ एंगल क्या है, एक्स के बराबर है, तो जो परिवर्तन एक्स के मानों में होगा वही कॉस ऑफ एंगल के मानों में परिवर्तन होगा। ए पॉइंट पर देखते हैं cos 0 क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट 1 के बराबर आ गया। और जब लाइन ये ओ ए से घूमते हुए ओ बी पर पहुंचेगी, एंगल दूसरे शब्दों में क्या है, एंगल 0 से बढ़ते बढ़ते π/2 होगा, कॉस ऑफ एंगल का मान 1 से घटते घटते 0 हो रहा है।
कॉस ऑफ एंगल का मान 1 से घटते घटते 0। फिर दोबारा से देखें जब एंगल π/2 से बढ़ते हुए पाई पर आ रहा है तो x का मान 0 से घटते घटते -1 हो गया, 0 से घटते घटते -1 हो गया, यानी कि कॉस ऑफ एंगल की वैल्यू 0 से -1 तक घट गई। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं, जब एंगल पाई से 3π/2 तक जाएगा तब x की वैल्यू -1 से बढ़कर 0 हो गई, यानी कॉस ऑफ एंगल -1 से बढ़कर 0 हो जाएगा। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में जब एंगल 3π/2 से 2π होगा, यानी लाइन घूमते हुए 3π/2 से 2π एंगल पर पहुंच जाएगी, तब x की वैल्यू 0 से बढ़ते बढ़ते 1 हो गया, यानी कॉस ऑफ एंगल 0 से 1 तक बढ़ेगा। ये साइन और कोसाइन दोनों के वेरिएशन एक बार मैं रिपीट करता हूँ। पहली क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू 0 से लेके 1 तक बढ़ती है। किसको देख के बता रहे हैं? बाई को देख के बता रहे हैं। बाई का मान 0 से 1 तक बढ़ रहा है तो साइन ऑफ एंगल 0 से 1 तक बढ़ गया। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन ऑफ एंगल 1 से 0 तक घट गया। और तीसरे क्वाड्रेंट में -1 से, दोबारा रिपीट करता हूँ, पहले क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू 0 से लेके 1 तक बढ़ी, दूसरे क्वाड्रेंट में 1 से 0 तक घटी, तीसरे क्वाड्रेंट में 0 से -1 तक घटी और फिर चौथे क्वाड्रेंट में -1 से 0 तक बढ़ गई। ये कैसे देख रहे हैं? जो बाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है। और कॉस ऑफ एंगल x के बराबर है तो x के मानों में क्या परिवर्तन हो रहा है वो फिगर को देख के बता सकते हैं। पहली क्वाड्रेंट में कॉस का मान 1 से लेके 0 तक घट रहा है, दूसरी क्वाड्रेंट में 0 से -1 तक घट रहा है, तीसरी क्वाड्रेंट में -1 से 0 तक बढ़ रहा है और फिर चौथे क्वाड्रेंट में 0 से 1 तक बढ़ रहा है। तो यही वेरिएशंस में एक बार यहाँ लिख लेते हैं। प्रथम पाद में साइन ऑफ एंगल 0 से 1 तक बढ़ता है। द्वितीय पाद में सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन ऑफ एंगल 1 से 0 तक घटता है। बाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू देखते जा रहे हैं आप, उससे ही लिख दिया है। थर्ड क्वाड्रेंट में 0 से -1 तक घटता है। तृतीय पाद में साइन ऑफ एंगल 0 से -1 तक घटता है। चतुर्थ पाद में साइन ऑफ एंगल -1 से 0 तक बढ़ता है। अब कॉस ऑफ एंगल की बात करते हैं। प्रथम पाद में कॉस ऑफ एंगल x के बराबर है तो x के मानों में जो परिवर्तन होगा वही कॉस के मानों में परिवर्तन होगा। पहले क्वाड्रेंट में 1 से लेके 0 तक घट गया, दूसरी क्वाड्रेंट में 0 से -1 घट गया। यही लिख देते हैं। प्रथम पाद में कॉस थीटा का मान 1 से 0 तक घटता है। द्वितीय पाद में कॉस थीटा का मान पहले 1 से 0 घट गया, फिर 0 से -1 तक घट गया, 0 से -1 तक घटता है। यहाँ -1 हो गया। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं -1 से 0 हो रहा है। तृतीय पाद में कॉस थीटा का मान -1 से 0 तक बढ़ता है। और फाइनली चतुर्थ पाद में कॉस थीटा का मान 0 से 1 तक बढ़ता है। दोबारा से साइन ऑफ एंगल के वेरिएशन देखे और कॉस ऑफ एंगल के वेरिएशन देखे। साइन ऑफ एंगल आप देख सकते हैं पहली क्वाड्रेंट में 0 से 1 तक बढ़ा,
फिर 1 से 0 घटा, फिर 0 से -1 घटा, फिर -1 से 0 बढ़ गया। और कॉस ऑफ एंगल पहली क्वाड्रेंट में 1 से 0 घटा, फिर दूसरी में 0 से -1 तक घटा, फिर -1 से 0 बढ़ा और फिर 0 से 1 बढ़ा। ये तो पहले साइकिल की बात थी, पहले चक्कर की बात थी। अगर ये लाइन दोबारा घूमने लग जाए तो जो परिवर्तन पहले साइकिल में हुए, पहले चक्र में हुए, वही परिवर्तन दूसरे चक्र में होंगे। तो इसी तरह से और तीसरे चक्र में, चौथे चक्र में वही सेम परिवर्तन होंगे, यानी कि 0 से 2 पाई में जो परिवर्तन होंगे वही 2 पाई से 4 पाई में परिवर्तन होंगे, वही 4 पाई से 6 पाई में परिवर्तन होंगे, वही 6 पाई से 8 पाई में परिवर्तन होंगे। तो इस तरह से अपन ने साइन कोसाइन इनके परिवर्तन देखे। इनकी सहायता से इनका ग्राफ बना लेते हैं। बन लेते हैं y बराबर साइन x का ग्राफ। आलेख ये एक्स एक्सिस ले लिया आपने, ये लाइन ले लेते हैं y बराबर 1 और ये लाइन ले लेते हैं y बराबर -1। और जो वेरिएशन आपको दे रखे थे अभी, हाँ वेरिएशन देखते हैं अपन। पहली क्वाड्रेंट में आपने बताया साइन का मान 0 से 1 तक बढ़ता है, तो 0 से 1 तक बढ़ता है वही अपन बढ़ा देते हैं, वैसे ही यहाँ बना देते हैं। ये 0 से 1 तक बढ़ गया। दूसरी क्वाड्रेंट में 1 से 0 घट गया। तीसरी क्वाड्रेंट में 0 से -1 घट गया, फिर -1 से 0 बढ़ गया। ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2 पाई। y बराबर साइन x का मान जो वेरिएशन दे रखे थे उनकी सहायता से ये आपने ग्राफ बना दिया। पहली क्वाड्रेंट में 0 से 1 तक बढ़ा, दूसरे में 1 से 0 घटा, फिर 0 से -1 घटा, फिर -1 से 0 बढ़ गया। और आपने बताया जो परिवर्तन पहले साइकिल में होंगे वही दूसरे साइकिल में होंगे, तो इसी की कॉपी कर दी। आगे भी ग्राफ बना सकते हैं फिर आप इसका। ये आपका फिर 5π/2, ये 3 पाई, ये 7 π/2 और ये 4 पाई। अगर पीछे की साइड में लेना चाहें तो पीछे भी आप ग्राफ बना सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से। ये -पाई, ये -π/2। तो आप इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि साइन x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है और मिनिमम वैल्यू है -1, यानी कि पूरा ग्राफ y बराबर 1 और y बराबर -1 के बीच में है। इसी की सहायता से जो अपन वेरिएशन देख रहे थे उससे ही अपन y बराबर cos x का ग्राफ भी बना सकते हैं। फिर cos x के वेरिएशन आप देख रहे थे। cos x में क्या था, पहली क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू 1 से 0 तक घट रही थी, तो अपन उसी तरह से बना देते हैं। 1 से 0 तक घट रही थी तो ये 1 से 0 हो गई। फिर दूसरी क्वाड्रेंट में 0 से -1 तक घट रही थी। तीसरी क्वाड्रेंट में -1 से 0 बढ़ रही थी, फिर 0 से लेके 1 तक बढ़ रही थी। और जैसा ये π/2, पहला 0 π/2, ये पाई, ये 3 π/2 और ये 2 पाई। फिर इसको आगे जब 0 से 2 पाई में जो परिवर्तन है वही 2 पाई से 4 पाई में होंगे, तो उसकी आगे कॉपी कर देंगे तो ये अगले इंटरवल में ग्राफ हो जाएगा। 2 पाई, ये 2 पाई प्लस π/2 5 π/2 हो गया। फिर ये 3 पाई हो गया, 3 पाई प्लस π/2 ये 7 π/2 हो गया। और ये 4 पाई। मतलब जो 0 से 2 पाई में परिवर्तन हो रहे हैं, तो जैसा ग्राफ 0 से 2 पाई में बनेगा वही 2 पाई से 4 पाई में उसकी कॉपी कर दी। y बराबर cos x का मान भी देख सकते हैं। दो लाइनें y बराबर 1 और y बराबर -1 उन दोनों के बीच में है। तो ये वेरिएशन की सहायता से आपने ग्राफ बना लिए। तो जब ये पता पड़ गया तो इनकी सहायता से आप इनके एक एक ही आच्छादक होने का भी पता कर सकते हैं। तो जिन लोगों को ये पहले से याद नहीं थे, इन लोगों को पहले से पता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है।
जिन लोगों को ये याद नहीं है वो इनके वेरिएशन रिवाइज करेंगे और वो फिर एक एक आच्छादक वाले क्वेश्चन साइन कोसाइन वाले कर पाएंगे। अब एक दो क्वेश्चन मैं आपको इसमें इसका लिखता हूँ, वो आप अपने आप डिस्कस करेंगे। तो आप इसमें से देखेंगे कि निम्न में से कौन कौन से फलन एक एक ही आच्छादक हैं और कौन से नहीं। बताइए कौन से फलन एक एक ही आच्छादक हैं अथवा नहीं हैं। नंबर 1 फलन एफ एक्स बराबर साइन एक्स। टू फलन एफ 2 पाई -1 to 1 एफ एक्स बराबर साइन एक्स। नंबर 3 फलन -π/2 to π/2 2r एफ एक्स बराबर साइन एक्स। 4 फलन f 0 से पाई -1 to 1 एफ एक्स बराबर साइन एक्स। फलन f π/2 या -π/2 to π/2 -1 to 1 एफ एक्स बराबर साइन एक्स। 5 क्वेश्चन ये हो गए और 5 क्वेश्चन इन्हीं को दोबारा लिख लेना। जहाँ जहाँ साइन एक्स लिखा है सब जगह कोस एक्स लिख लेना। अब ये सब आपको अपने आप डिस्कस करना है कि एक एक ही हैं या आच्छादक नहीं है, हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज आपने देखा ये फलनों के प्रकार वगैरह आपने पढ़े थे, एक एक ही आच्छादक, बहु एक एक ही और अंतरछेपी। उनमें से y बराबर एक्स स्क्वायर वाला आपने लिया, y बराबर एक्स स्क्वायर को चेक किया। अब अपन ने y बराबर साइन एक्स कोस एक्स लिखा है। वैसे मैंने वेरिएशन इसलिए बता दिए कि जो लोग भूल गए या जिन लोगों को याद नहीं था वो पता रहे। तो अब साइन एक्स कोस एक्स के वेरिएशन आपको पता हैं। इसी तरह जैसे जैसे आगे फलनों के आप पढ़ते जाएंगे, जिन जिन फलनों के वेरिएशंस आप पढ़ते जाएंगे आपको आते जाएंगे, उनको एक एक ही आच्छादक आप बताते जाएंगे। अभी आपने साइन कोस लिया है, ट्रिगोनोमेट्री वाले और फलन भी लेंगे अपन, फिर लॉगरिथम फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, बाकी सारे फलन जो भी आप जानते हैं सब आ जाएंगे इसी क्लास में। तो सबके एक एक ही आच्छादक आपको डिस्कस करने हैं। इनको आप ईमानदारी से बस सही और करेक्ट और इनकरेक्ट का निशान, सही और गलत का निशान लगाते जाएंगे और आप देखेंगे फिर अगली क्लास में अपन डिस्कस करते हैं। और जो साइन एक्स हैं सबकी जगह 5 की जगह 5 क्वेश्चन और लिख लेने, सभी साइन को कोस एक्स कर लेना है। तो आज फिर इतना ही करते हैं।